जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में। एक्चुअल में इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इन्हीं तीनों के आधार पर किसी भी देश की इकोनॉमी को देखा जाता है कि कहाँ की इकोनॉमी ज्यादा है और कहाँ की इकोनॉमी कम है। आइए मैं आज आपको ये तीनों सेक्टर समझाऊंगा। और दूसरी बात, आज के आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। मैं इस तरीके से प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको समझाऊंगा कि आपको ये तीनों सेक्टर हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि हम जिस सेक्टर में जा रहे हैं वो कौन से सेक्टर में है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये नेचर कि नेचर उसकी प्रकृति कैसी है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, उनकी प्रकृति किस टाइप से। आइए हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली वो चीजें आती है जो नेचर द्वारा दी गई है, यानी उसका नेचर प्राकृतिक है, यानी जो प्रकृति ने हमको दिया गया है। जैसे देखिए आप बड़े बड़े खेत, गेहूं, चावल, चना मैं घर पे नहीं बना सकता हूं, ना ही हाथ से बना सकता हूं, ना ही किसी मशीन से बना सकता हूं। ये नेचर ने हमको दिया गया है। दूसरा पशुपालन, मैं गाय, ढोर, भेड़, बकरी को घर पे नहीं बना सकता हूं। क्लोनिंग अलग चीज है पर मैं ऐसे नहीं बना सकता हूं, वो भी नेचर के द्वारा ही दी गई है। तीसरा, जो शीशम के पेड़ होते हैं, जो सागौन के पेड़ होते हैं जिसका हम फर्नीचर में इस्तेमाल करते हैं शादी ब्याह में देने के लिए, वो भी नेचर की देन है। और चौथा, जो मुर्गी पालन होता है वो भी नेचर की देन है। इधर आप देखो सीबीएसई की मुर्गी दिखाई दे रही होगी जो केवल पोल्ट्री फॉर्म में चिकन्स के तौर पे यूज की जाती है। एक अंडे वाली मुर्गी अलग आती है। और इधर आपको देसी मुर्गी दिखाई दे रही होगी। ये देसी मुर्गी जो हमारे घर के पीछे यानी आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। जो गाँव के घर रहते हैं उनके छोटे छोटे जो आंगन रहते हैं पीछे, उसमें आराम से मुर्गियां घूमती रहती है, वो देसी मुर्गी होती है। अब दूसरी बात, चाय का बगान, ये भी फर्स्ट प्राइमरी अपनी जो सेक्टर है उसमें आता है। चाय के बगान में आप देख रहे होगी कि अधिकतर महिलाएं काम करती है। महिलाएं क्या धीरे धीरे चुनती हैं। पुरुष को लगा दिया ना, पुरुष हमेशा गुस्से में रहता है, कभी लकड़ियां गुस्सा है पूरा झाड़ उखाड़ दिया। आपको पता है एक चाय पत्ती का झाड़ 45 साल तक 45 साल में वो इतना बड़ा हो पाता है। और अगर 45 हर साल वो 5 लाख की चाय पत्ती देता है। यदि पुरुष ने गुस्से में उखाड़ दिया तो गया 5 लाख का मंडा। इसलिए ये काम महिलाओं को दिया जाता है धीरे धीरे चुनने का। आप गवर्नमेंट ऑफिस में भी देखते हो महिलाएं जाती है, आराम से अपनी स्वेटर बुनती रहती है। इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारा जो माइन से जो पेट्रोल, जो ऑफशोर ऑयल निकाला जाता है, ये किस सेक्टर, ये भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। मैंने आपको बताया जिसकी भी प्रकृति प्राकृतिक हो वो सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। माइंस, कोयला हम घर पे नहीं बना सकते। जो डीजल है, तेल है, क्रूड ऑयल है, उसको भी हम घर पे नहीं बना सकते। ये प्रकृति की देन है, हम उसका बस खनन करते हैं। पशुपालन मैंने आपको बताया। अगर आप बोलोगे कि छोटी सी जगह में मैं 4-5 भैंस पाल के कुछ अपना पशुपालन कर लूं तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जगह ज्यादा चाहिए रहती। एक्चुअल में नेचर की जो भी चीज है वो बड़े फॉर्म में होती है। उसका कुछ भी हो, उसका खेत हो, पशुपालन हो या फिर माइंस हो, एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। और इसकी प्रकृति जो नेचर होती है, जो नेचर ने हमको दिया गया है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है नेचर में कि इसमें लैंड आपको बहुत चाहिए। जो प्राइमरी सेक्टर में आता है लैंड आपको अच्छा खासा चाहिए। अब आप बोलोगे कि घर में एक 20 बाई 30 का घर है, उसमें मैं गेहूं बोल लूं और बाढ़, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसमें इतना भी गेहूं नहीं होगा कि मैं खा पाऊं। यानी अच्छी खासी जमीन की आवश्यकता पड़ती। दूसरी बात, लेबर, इसमें बहुत लेबर लगता है। इसमें वर्करों की संख्या बहुत ज्यादा चाहिए। अब क्योंकि अगर 200 भैंसों का मान लो पशुपालन है, वहां पे मैं 2 लोगों को छोड़ दूंगा तो कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वहां मुझे ज्यादा लोग चाहिए। खेत में भी जैसे ज्यादा, माइनिंग में भी ज्यादा लोग चाहिए। और प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है। यही इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे लैंड ज्यादा चाहिए, वर्कर ज्यादा चाहिए, पर प्रॉफिट कम होता है। ये हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर। इसके बाद आते हैं हम हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में वो चीजें आती है जिनको हम मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिनको हम बनाते हैं। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी। आप प्राइमरी सेक्टर से जो चीज निकालते हैं उसको आप सेकेंडरी सेक्टर में भेजते बनाने के लिए, ताकि वो इस्तेमाल में हो। जैसे आप देख रहे होंगे ऑयल रिफाइनरी, ऑयल को आपने निकाला, क्रूड ऑयल को निकाला, यहाँ पे आता है रिफाइनरी में, उसको रिफाइन करके स्टेशन पेट्रोल स्टेशन पे या लोगों के लिए भेजा जाता है। आप देख रहे होंगे स्टील को भी अपन निकालते हैं, फिर उसको रिमोल्ड किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कार भी भाई लोहे की बनती है। लोहा कहाँ से आएगा? लोहा आएगा प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर से लोहा आया, उसको हमने कार के फॉर्म में बनाया, अब वो यूजेबल हो गई है और उसको फिर हम थर्ड पार्टी यानी लोगों के लिए दी जाती है।
अब आपको समझ में आया होगा, जो प्राइमरी सेक्टर है वो नेचुरल होती है और वहां से रॉ मटेरियल निकलता है। सेकेंडरी सेक्टर में उसी को बनाया जाता है। जैसे मैं बोलूं शीशम का या सागौन का पेड़, वो प्राइमरी सेक्टर है। यदि मैंने उसके फर्नीचर बना दिए तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। आया आपको समझ में? गेहूं प्राइमरी सेक्टर है, वो मैं खुद नहीं बना सकता हूं। हाँ, पर गेहूं से दूसरी चीज मैं क्या बना सकता हूं? आटा। तो आटा बनाने के लिए क्या काम आएगा? चक्की। अब आप बताइए चक्की किस चीज में आएगी? यस, चक्की जो आएगी हमारी सेकेंडरी सेक्टर में आएगी, क्योंकि उसने प्राइमरी सेक्टर को कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में बदला है। अब आपको समझ में आया सेकेंडरी सेक्टर में? सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जहां से प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल आता है और वो उसको यूज करने लायक कन्वर्ट करके भेजता है। आपको अब समझ में आ गया होगा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। आइए अब हम जानते हैं टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या करता है? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की जो लिंक है वो टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र के कारण वो बन पाती है। जैसे कि ये एक वेयर हाउस है, इस वेयर हाउस में बहुत सारा सामान है। अब इस सामान में मान लो बिस्किट रखा है या फिर कोई खाने की चीज रखी गई, तो बिस्किट के लिए गेहूं कहां से आएगा? गेहूं तो आएगा प्राइमरी सेक्टर से। अब बिस्किट बनाएगा कौन उसको? सेकेंडरी सेक्टर। पर बिस्किट बनाने के लिए जो सेकेंडरी सेक्टर है वो सामान लाएगा कौन? वो लाता है हमारा ट्रांसपोर्ट, ट्रक या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट का आइटम है। क्योंकि अगर बिस्किट बनाना, जैसे पार्ले को बिस्किट बनाना है, तो एक बोरा दो बोरा में तो काम चलेगा नहीं, उससे तो खेत से कई बोरे लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए जो बीच का मीडिएटर है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या में आएगा? टर्सरी सेक्टर में। अब देखो वो ट्रांसपोर्ट आया, पता चला 2-3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, फिर पार्ले वाले ने फोन लगाया, अब बबुआ कहाँ पे हो? पता चला बबुआ तो ठुकाए बैठे हैं। अब फोन किससे लगाया तुमने? मोबाइल से। फोन टेलीकॉम, तो ये कौन से सेक्टर में आएगा? ये भी टर्सरी सेक्टर में आएगा। सर्विस ली ना आपने, किसी की सर्विस ली ना, आपने टेलीकॉम को बनाया है ना आप टेलीकॉम को जनरेट कर रहे हो, आप बस सर्विस ले रहे हो। तो ये किस में आएगा? ये भी आएगा अपने टर्सरी सेक्टर में। उसके बाद पता चला कि साला जो ट्रक आ रहा था वो तो कहीं पे ठुका गया है। उसके बाद आपने क्या करा? सबसे पहले पुलिस को कॉल करा। क्यों भाई? कभी भी कुछ एक्सीडेंट होता तो पुलिस को तो जाना पड़ता। पुलिस किस में आएगी? टर्सरी सेक्टर, क्योंकि पुलिस कुछ बना नहीं रही है, आपको बस सर्विस दे रही है। अब आपको समझ में आया? पुलिस गई, वहां पता चला कि ड्राइवर को अच्छी खासी लगी है। उसके बाद कौन जाएगी? एम्बुलेंस जाएगी। एम्बुलेंस भी किस में आएगी? टर्सरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस ना नेचर के द्वारा बनी गई है ना ही वो फैक्ट्री में बनी। वो जो एम्बुलेंस आपको जो सर्विस दे रहा है वो एक प्रकार की सर्विस है। उसने पेशेंट को लिया और कहां पे लाएगी? हॉस्पिटल में लाएगी। अब हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग बनती है वो किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। और हॉस्पिटल के अंदर जो सर्विस है वो किस में आएगा? टर्सरी सेक्टर में। अब टर्सरी सेक्टर में उसको आया, अच्छे से दवा दारू सब करा, पता चला उसके लिए कुछ दवा है, तो आदमी कहाँ जाएगा? मेडिकल शॉप पे जाएगा। अब मेडिकल शॉप वाला कुछ बना रहा है क्या? वो प्रकृति की देन है नहीं है ना, तो फिर बचा क्या? यस, टर्सरी सेक्टर। वो क्या है? वो आपको सामान दे रहा है, गुड्स दे रहा है। कुछ सामान दिया ना आपने, उसको 100 रुपए दिया, तो उसने क्या? गुड्स आपको दिया, एक कुछ सामान दिया कि भाई ये मेडिसिन लो, इससे वो ठीक हो जाएगा। तो ये भी किस में आएगा? हमारा टर्सरी सेक्टर में आएगा। उसके बाद आपने देखा कि अब बबुआ के पास पैसे खत्म हो गए, वो कहाँ जाएगा? एटीएम जाएगा, भकाभक पैसे निकाल लो। एटीएम किस में आएगा? टर्सरी सेक्टर में। अब एटीएम में पैसा तो निकाल लिया, पैसा निकालने के लिए आप पैसा जमा कहाँ करते हो? बैंक में करते हो। बैंक किस में आएगा? वो भी टर्सरी सेक्टर में आएगा। और बैंक में जमा करने के बाद कई लोग पोस्ट ऑफिस में भी जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी आरडी एफडी करते हैं, वो भी किस में आएगा? टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र में। अब आपको इतना पढ़ा लिखा किसने बनाया कि बैंक से पैसा निकाल लो या फिर बैंक में जमा कर दो? किसी स्कूल में गए होंगे, स्कूल में आपने क्या लिया? स्कूल तो खरीद के लाए नहीं, स्कूल में आपने सर्विस ली है। ये सर्विस किस में आएगी? टर्सरी सेक्टर में आएगी। उसके बाद पढ़ लिख के कोई बड़े हो गए, वो देखो बहना कितने अच्छे से समझा रही, पर दोनों बबुआ का देखो ध्यान, देखो लैपटॉप की तरफ नहीं है, किसी और की तरफ है। तो यहाँ पे उनका करियर तो बन गया पर उनका करियर का पता नहीं। तो ये भी सर्विस है एक प्रकार की। आईटी क्या देता है? सर्विस देता है उनको। ये भी किस चीज में आएगा? टर्सरी, तृतीय क्षेत्र में आएगा। अब आप किसी दुकान पे जाते हैं, दुकान पे जाने पे आपने 100 रुपए दिए, उसने आपको एक सामान दे दिया। सामान क्या होता है? गुड्स। उसने आपको गुड्स दे दिया, तो ये किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। ना वो सामान उसने बनाया है, ना है उसके पास कोई प्रकृति की देन है कि उसके पास कपड़ों की वर्षा हो रही है, नहीं, वो जहां से भी ला रहा हो, पर उसने आपको सामान दिया ना, तो ये तृतीय क्षेत्र आएगा। सलून वाला सर्विस देख रहा है, ये देखो एक लोमड़ी चली गई है वहां पे। अब
इसको बस परी वरी बना के देखो, 3-4 लोग लगे हैं परी बनाने में, जब बाहर आएगी तो एकदम परी दिखेगी। तो उसने सर्विस दी, उसने क्या करा है सर्विस ने, उसने एक ऐसा सिस्टम करा है कि इंसान परी की तरह दिखने लगे। आजकल परियां ही घूमती रहती हैं, पर एक्चुअल में उनको देखो तो क्या, वो तो अब आप भी जानते हैं। खैर, ये भी क्या थी, सलून, ये भी एक सर्विस थी। आप बाल कटाने जाते हैं, वो का आपको बाल लगा के देता है और साला बाल काट कर उठ के आधा कर देता है, इतना सा कर देता है, तो ये सर्विस दे रहा है। अब आपको समझ में आया कि जो टर्सरी क्षेत्र है, टर्सरी जो अपना पार्ट है, टर्सरी सेक्टर है, उसमें केवल और केवल सर्विस और गुड्स आता है। जैसा कि ये मैंने बताया है, यदि मैं किसी शॉप पे गया, उसने मुझे सामान दिया, ये भी क्या होगा, टर्सरी होगा। यदि मैं किसी को सर्विस दे रहा हूं, अब हमारा कोचिंग है मान लो, या फिर कोई स्कूल है, वहां पे कुछ आपको सामान तो मिल नहीं रहा है, आप पैसा भी भर रहे हो। जैसे हम है, मान लो हमको आपने 10,000 दिया है, हम क्या दे रहे हैं आपको, कुछ ऐसा तो है नहीं, हम बस ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान तो यहां से आ रहा, कुछ बना थोड़ी ना रहे हैं। तो ये क्या है, टर्सरी सेक्टर, मैं तो सर्विस दे रहा हूं। सर्विस जहां पे मिलेगी, तृतीयक क्षेत्र, जहां पे आपको पैसे देने पे कुछ सामान मिले, वो होता है गुड्स। यानी गुड्स और सर्विस, इसी से मिलकर बना है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो तृतीय क्षेत्र है, उसी में सबसे ज्यादा आपको वो फायदा होता है। यदि आप कोई सामान लेते हैं, उसमें भी सरकार को फायदा होता है, क्योंकि टैक्स अपन वहां पे भी देते हैं, या कोई सर्विस देता है, जैसे कोई कोचिंग पढ़ा रहा है या कोई हॉस्पिटल है, तो वो भी कहता है भाई हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, 10,000 हमारा है, 18% जीएसटी लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसी सर्विस से तो ये 18% कहां जाएगा, ये जाएगा सीधा गवर्नमेंट के पास। इसलिए जो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फायदा होता है, वो सर्विस सेक्टर से होता है। सेक्टर इंडिया इकोनॉमी के बेसिकली 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपको समझ में आया होगा, क्षेत्रफल ज्यादा चाहिए, लेबर ज्यादा चाहिए, वहां प्रॉफिट कम रहता है, और जो उसकी नेचर है, जो उसकी प्रकृति, वो प्राकृतिक होती है। जैसे कि कोयला माइंस हो गए, या फिर खेत खलियान हो गए, उसके बाद पशुपालन होंगे। जितना भी आपको लगेगा कि ये सब नेचर के द्वारा दिया, तुरंत आपको जवाब देना है ये प्राथमिक क्षेत्र है, जहां पे नेचर का दिया गया रॉ मटेरियल को यूज के लिए बनाया जा रहा है, जिस इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है, भले ही वो आटा चक्की हो या बड़ा स्टील प्लांट, ये सब किसमें आएगा, द्वितीय क्षेत्र में। अगर आप घर से गेहूं ले गए किसी आटा चक्की में, तो आटा चक्की किसमें आएगा, आप तो रॉ मटेरियल ले गए ना, उसने आपको क्या दिया, उसने आपको आटा दिया, तो वो क्या हुआ, द्वितीय क्षेत्र हुआ। और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, जहां पे आप सर्विस देते हैं, या फिर जहां पर आप गुड्स का यूज करते हैं। जैसे आप किसी दुकान पे गए, किसी मेडिकल शॉप पे गए, मेडिकल शॉप से आपने कोई दवाई ली, आपको गुड्स मिला, तृतीय क्षेत्र। मेडिकल शॉप वाले ने उन दवाइयों को जिस इंडस्ट्री से लाया है, वो द्वितीय क्षेत्र, और इंडस्ट्री वाले ने उस रॉ मटेरियल को जिस खेत से या फिर जिस एलिमेंट से निकाला है, वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र। अब आपको समझ में आया। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे चाचा जी की जैसे समोसे की दुकान है, अब उन्होंने खेत में आलू बोए हैं। अब खेत में आलू बोया है, आलू उन्होंने घर पे तो नहीं बनाया नहीं है, अब आलू उन्होंने घर बोया है, तो कौन सा क्षेत्र आया बताओ आप, अच्छे खासे बड़े उन्होंने लैंड में बोया हुआ है, उसको तोड़ा, तो ये आया अपना प्राथमिक सेक्टर। अब आलू बना के उनकी जो हमारी चाची, उन्होंने अच्छा मस्त कर करके समोसा बना दिया, यानी रॉ मटेरियल से एक यूज वाला आइटम बना दिया, ये किस में आएगा, ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। अब हम गए, हमने 2 रुपए का एक समोसा लिया, अब हमने 2 रुपए उसको दिए, उन्होंने हमको क्या गुड्स दिया, एक सामान दिया ना, समोसा, तो ये किस में आ गया, ये आ गया टर्सरी सेक्टर में। और टैक्स कहां देना है, अब हमने जो लिया है 2 रुपए का समोसा, उसमें एक तो हमको टैक्स देना है। आया आपको समझ में, ये होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो इंडिया की जो कॉमर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, वो अपनी जीडीपी को किस तरह से निर्धारण करते हैं। एक्चुअल में ये जो निर्धारण होता है ना, ये कोर सेक्टर से होता है। कोर सेक्टर से निर्धारण किया जाता है कि उस देश की जीडीपी कितनी है, उस देश का डेवलपमेंट कितना है, और कैसी वहां की इकोनॉमी है। आप देखो, ये ग्रोथ 2019 का है, 2020 में तो रस्ट हो चुका है, वो वस्ट हो चुका है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इस समय की इकोनॉमी क्या चल रही है। इसलिए जो मैं आंकड़े लाया हूं, ये 2019 के आंकड़े। अब आप देखिए, इसमें जो ग्रीन से दिया गया, ग्रीन से है ना, वो प्लस में चल रहा है, यानी उसमें अपन को फायदा इकोनॉमी में हो रहा है। अब देखिए, उन्होंने पहले पे फर्टिलाइजर रखा है। अरे फर्टिलाइजर एक कोर है, कोर क्योंकि अगर फर्टिलाइजर नहीं आएगा, खाद नहीं आएगा, तमाम जितनी भी फसल है सब बंद हो, सब मुरझा जाएगी, सब खराब हो जाएगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। दूसरी बात, किसानों, भारत
का जो 53% लोग है, जो 53% वर्कर है, या कह सकते 53% लोगों की जो आबादी काम करने की वो जुड़ी रहती है खेत खलियान पर। आपको समझ में आ रहा है? 53% लोगों का जॉब चले जाएगा और 17% की जीडीपी चली जाएगी। जो प्राथमिक क्षेत्र से हमारी जीडीपी है वो 17% पार्ट रखती है, खेत से तो 17% की जीडीपी चली जाएगी और उन जो 53% लोगों का रोजगार चले जाएगा। इसलिए फर्टिलाइजर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टील। स्टील इतना आप देख रहे होंगे, खाने का बर्तन, चलाने के लिए गाड़ी है, जो भी जहां पे भी आपको दिखेगा हमेशा स्टील दिखाई देगा। अगर स्टील नहीं हो ना तो आप सोच लीजिए कुछ बन ही नहीं पाएगा। ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, ना आपके खाने का सामान आएगा, ना कुछ कंटेनर आएगा, ना ही ट्रेन में, ना ही किसी भी चीज में स्टील की बहुत महत्व है। इसलिए स्टील भी कोर सेक्टर में रखा जाता है। पर देखिए आप, स्टील अभी माइनस में चल रहा है, इसको उठाना चाहिए। तीसरा आता है सीमेंट। सीमेंट के बिना तो पूरा किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ही खड़ा नहीं हो सकता। यदि डेवलपमेंट चाहिए, पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, घर बनाना है, बिल्डिंग्स बनाना है, आपको सीमेंट चाहिए। और सीमेंट भी देखो -2 में चल रहा है, यानी बहुत इससे लॉस हो रहा है। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। अरे इस साल इलेक्ट्रिसिटी तो हमको लगता है तो फर्स्ट पे आना चाहिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो कुछ भी नहीं होता। पर खैर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसने अपने अकॉर्डिंग सेट करा है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो आप जानते हैं, अगर 10 मिनट की इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए तो आपका क्या हाल होता है। सोचिए, ये हॉस्पिटलों में जहां पे मरीज होते हैं या जहां जहां बड़ी इंडस्ट्री है वहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो गई तो क्या हाल होगा। उसके बाद आता है नेचुरल गैस। गैस आपको पता है, एलपीजी, बिना गैस के खाना बन नहीं सकता है। कई कई जगह इसका ईंधन के रूप में भी यूज होता है, व्हीकल में भी यूज होता है, इसलिए गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, उसके बाद में आता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, बिना ऑयल के कुछ नहीं होता। क्रूड ऑयल वो होता है जहां से वैसलीन निकलते हैं, वैसलीन अपन यूज करते हैं, फिर वहां से पेट्रोलियम, उसके बाद केरोसिन, डीजल, तमाम तरह से निकलते हैं जिनको घरेलू यूज में, व्हीकल में, या फिर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती है वहां पे इसका यूज किया जाता है। वो भी देखो माइनस में चल रहा है। रिफाइनरी प्रोडक्ट आपको पता है, जैसे ऑयल रिफाइन पे आया, वहां से आपने उसका वैसलीन बना लिया, या फिर उसको रिफाइन करके जहां पे भी भेजना है, कई जगह रिफाइन करके हवाई जहाज में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये जो रिफाइनरी प्रोडक्ट है ये क्रूड ऑयल से ही आते हैं। रिफाइनरी जो इंडस्ट्रीज होती है, अगर इसका यूज नहीं हुआ तो जो बड़े बड़े जहाज, वैसलीन, कई तरह के प्रोडक्ट हैं जो सीधे ठप हो जाएंगे, और इंडस्ट्रियों में जो काम होता है इसका वो भी ठप हो जाएगा। उसके बाद आता है कोल। अरे बाप रे, कोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप तमाम इंडस्ट्री ले लीजिए और कोल से आप बताइए सबसे बड़ा कोल का यूज कहां होता है? इलेक्ट्रिसिटी, एनटीपीसी में इसका यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे हैं अगर कोल ड्रॉप हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉप हो गई, इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉप हुई तो सीमेंट उद्योग जाएगा, फर्टिलाइजर उद्योग जाएगा, स्टील उद्योग जाएगा। अब 8 में से आपके 5-6 तो जो है वो केवल आपकी किससे चले गए? कोल से चले गए। इसलिए कोल को बहुत इंपॉर्टेंट रखना चाहिए। और ये देखिए -20.5 पे चल रहा है, बहुत ही पीछे चल रहा है। यदि मोदी सरकार या फिर गवर्नमेंट को आगे बढ़ना है तो इन कोर सेक्टर को ध्यान देना पड़ेगा। इन कोर सेक्टर को कैसे बढ़ाते हैं ये उनको सोचना पड़ेगा। यदि ये सेक्टर बढ़ेंगे तो यही हमारी जीडीपी को सेट करते हैं और यही किसी भी देश की इकोनॉमी को बताते हैं कि इस देश की इकोनॉमी अच्छी है या बेकार। इसलिए सरकार को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और कैसे इनको बढ़ाना है इसके बारे में सोचना चाहिए। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी और पीपीपी क्या होता है इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि जो आपको मैंने बताया था जानेंगे, उसके पहले आप जानिए कि ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, और ये प्राइवेट और पब्लिक और पीपी क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड वो होता है कि जैसे एक रेलवे है, रेलवे का जो कर्मचारी है वो ऑर्गेनाइज्ड है, उसको फिक्स है कि 10 बजे जाना है, 5 बजे आना है, आपको पर मंथ इतनी सैलरी दी जाएगी और आपको इस टाइम पे रेगुलरिटी देना है। ऑर्गेनाइज्ड है वो। जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जैसे बड़ी बड़ी जो बैंक्स है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, रेलवेज है, मिलिट्री है, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब चीज फिक्स है कि आपको ये टाइम पे आना है, इस टाइम पे आपको जाना है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आता है? जैसे खेत है, कोचिंग से, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर। खेत में किसान को कब जाना है, कब नहीं जाना है, इस साल उसको 5 लाख की इनकम होगी या 2 लाख की इनकम होगी या 1 करोड़ की इनकम है, कुछ नहीं पता है। हम कोचिंग में हमको कितने बजे आना है, कितने बजे नहीं जाना है, कब हमारा लाइव वीडियो देना है, हमें वीडियो नहीं बनाना है, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर आते हैं।
पर कुछ प्राइवेट, अधिकतर जो छोटे मोटे प्राइवेट हैं जो सेल्फ चल रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज में आते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो आते हैं जहां पे सब कुछ फिक्स है कि आपको मंथली इनकम इतना मिलेगा, आपको ये टाइम पे आना है और सब इस तरह से जो भी होता है ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जो अनऑर्गेनाइज में आते हैं क्योंकि वहां पे एक सैलरी, जो लोगों की सैलरी वो फिक्स नहीं होती है, कितने साल उनको रखा जाएगा जॉब में, कितने साल नहीं रखा जाएगा, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। आईसीआई बैंक प्राइवेट है पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। एचडीएफसी बैंक क्योंकि बहुत बड़े बैंक है, यहाँ पे सब कुछ फिक्स है, यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, टाइम कितना मिलेगा, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब दूसरी बात प्राइवेट की पब्लिक, जैसे रेलवे हो गया, जैसे आर्मी हो गया। आर्मी क्या है? पब्लिक है। जैसे बैंक की बात करेंगे तो आईसीआई बैंक प्राइवेट बैंक है क्योंकि वह प्राइवेट शेयर ज्यादा है, प्राइवेट लोगों की जो शेयर वैल्यू है उसको ज्यादा रखा गया है। एसबीआई हो गया, ये पब्लिक बैंक है। पब्लिक बैंक जैसे जहां गवर्नमेंट का 51% है, यानी 50% से ऊपर अगर गवर्नमेंट उसमें अपना शेयर रख रही है वो पब्लिक सेक्टर होता है। जैसे बीएचईएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, ये सब पब्लिक सेक्टर में आते हैं। वहीं पे बात की जाए प्राइवेट सेक्टर की, इंफोसिस, टीसीएस, आईसीआई बैंक, ये सब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। अब रेल, ये जो पीपीपी है, ये पीपीपी का फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी रेलवे जो है अब वो प्राइवेट नहीं हो रही है, वो पीपीई हो रही है, यानी वहां पब्लिक का भी शेयर रहेगा, प्राइवेट का भी शेयर रहेगा, यानी दोनों मिलके अब इस चीज को चलाएगी। इसलिए हम रेलवे को कह रहे हैं कि उसका निजीकरण नहीं, टोटल निजीकरण नहीं हो रहा है, वो पीपीई फॉर्म में जा रही है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जा रही है, जिसमें पब्लिक की भी पार्टनरशिप रहेगी और प्राइवेट की भी पार्टनरशिप रहेगी। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इसका डेवलपमेंट अच्छा किया जाए। आप कई जगह देखते हैं कि स्टेशन पे आपको गंदगी मिलेगी, या कई जगह जो सैलरी बेस्ड कर्मचारी रहते हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के, उन्हें पता है हमने 10 से 5 जाना है, एक सैलरी लेना है, घर पे बैठना है, इसके अलावा उनका कुछ नहीं है। प्राइवेट में क्या है, एक नियम कानून टाइट होते हैं, प्राइवेट में अच्छे से ध्यान दिया जाता है क्योंकि उन्हें उनकी जॉब का खतरा रहता है। इसलिए यदि ये पब्लिक प्राइवेट में आता है, पीपीई में आता है, तो इसका डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है, ये हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी और पीपीई के बारे में, वहां पे परचेस पैरिटी पावर होता है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे काम करता है और किस तरीके से जीडीपी आगे बढ़ती है, किस तरीके से जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। तो प्लीज मेरे आगे वाली वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।